all of you on my YouTube channel Darius Vision। लास्ट क्लास में हमने बात की है पोप स्लॉट को लेकर के कि किस तरीके से टाइटस ओट्स को क्या किया जाता है कि दो ऐसी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जहां पर वो अपने आप को एक झूठा डॉक्टर ऑफ डिविनिटी बता करके वहां की पढ़ाई करना चाहता था, कैथोलिक बन करके। इस वजह से उसे क्या किया जाता है, उन दोनों कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाता है। और इसका आउटकम क्या निकल करके आता है कि इजराइल टॉम के भड़काने पर उसने एक ऐसी पोप स्लॉट को एक मनगढ़ंत कहानी के जरिए ही उसने एक ऐसा र्यूमर फैलाया कि बहुत सारे लोगों को वहां पर जान से मार दिया जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 1685 में वहां पर दूसरे किंग आते हैं जिनका नाम होता है जेम्स सेकंड। लेकिन आगे चल करके ग्लोरियस रेवोल्यूशन या ऐसी रेवोल्यूशन जिसमें हम उसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, वहां पर क्या होता है कि इनको भी हटा करके इनके बेटी और इनके सन इन लॉ जिनका नाम विलियम ऑरेंज और मैरी था वो थ्रोन पर आ जाते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स होता है जहां पर ये नए जो रूलर्स आए इन्होंने क्या किया, इन्होंने संसद से और सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको एक्सेप्ट कर लिया और एक तरीके से नया जो है शासन चल पड़ा। और उसी में यह भी आता है कि अब इसके बाद यहां पर इंग्लैंड के थ्रोन पर कोई भी कैथोलिक इंसान क्वीन या किंग नहीं बन सकता है। तो ये थी पॉलिटिक्स की बातें। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम लेकर के आए हैं आपके लिए कि उस समय लिटरेचर कैसा फ्लोरिश होता है और कौन कौन से राइटर हैं जिनको यहां पर हम अक्लेम करते हैं कि उनकी वजह से ही रेस्टोरेशन एज को एक नई जो है पहचान मिलती है। जैसा कि इस एज का नाम ही है रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ ड्राइडन। तो यहां पर जॉन ड्राइडन पहले ऑफिशियल पोएट लॉरिएट अपॉइंट किए जाते हैं चार्ल्स सेकंड के कारण, चार्ल्स सेकंड के द्वारा। और उसी में ही क्या होता है कि आगे चल करके उनका एक बहुत ही फेमस वर्क एब्सलम एंड एकिटोफिल आता है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे प्लेस को लिखा और दो ही तरीके के प्लेस यहां पर पॉपुलर थे। एक तो था कॉमेडी ऑफ मैनर्स, दूसरा था यहां पर हेरोइक ट्रेजेडी। तो आइए आज की वीडियो में हम चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहां से इसके रूट्स थे और यहां पर इंग्लैंड के राइटर्स को किस तरीके से इसने अपने स्टाइल से इंफ्लुएंस किया। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स इसको देखिए क्या है, रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी इज यूज्ड एज, इसको हम क्या करते हैं कि जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है उसको हम मानते हैं यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स को लिखने का असल में पर्पज क्या था। पर्पज ये है कि चार्ल्स सेकंड जब फ्रांस से आते हैं यहां पर तो अपने साथ चार्ल्स सेकंड क्या करते हैं, पूरे फ्रांस की कल्चर को लेकर के भी आते हैं। एक ऐसी कल्चर जहां पर बहुत ज्यादा अफेक्टेशन, ये वर्ड कौन सा है, अफेक्टेशन, इसको याद रखिएगा। अफेक्टेशन ये वर्ड किसने दिया था, हेनरी फील्डिंग ने। किसने दिया, हेनरी फील्डिंग ने। और कहां पर, अपने इंट्रोडक्शन में जो उनका फेमस नॉवेल है जोसेफ एंड्रयूज, जो कि खुद क्या एक पिकरस नॉवेल है, तो वहां पर उन्होंने अफेक्टेशन वर्ड को दिया हुआ है। उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है, कभी आपको मौका मिलेगा तो आप जोसेफ एंड्रयूज का जो इंट्रोडक्शन है जिसे हेनरी फील्डिंग ने लिखा हुआ है उसको आप जरूर पढ़िएगा। वहां पर कैरिकेचर जैसे वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे आप उसको कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। फिलहाल देखते हैं यहां पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इट वाज रियलिस्टिक एंड सटायरिक इन नेचर, यानी इसका मतलब क्या है, ये रियलिस्टिक थी और सटायरिक थी नेचर में। कारण क्या है कि यहां पर अफेक्टेशन, सोइनेस और क्या है, सोफिस्टिकेशन, मैनरिज्म, फैशन, ये सब चीजें प्रिवलेंट हो जाती हैं। यानी इंग्लैंड जो है वो अपने हर समय के टाइम पीरियड के लो वाटर मार्क पर पहुंच जाता है। इसको लेकर के, मोरालिटी को लेकर के आप कह सकते हैं कि जो भी वहां की कल्चर थी उसको दोबारा रिवाइव नहीं किया जा सका। अब ये जो सोफिस्टिकेशन था, जो मैनरिज्म था, इसको एक्सपोज करने के लिए राइटर्स के पास जो जरिया बना वो था कॉमेडी ऑफ मैनर्स। यानी हम मैनर्स की क्या कर रहे हैं, उनकी हम कॉमेडी कर रहे हैं ताकि हम लोगों को सही आईना दिखा सके कि आप जो जिस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं वो असल में आपकी नहीं है
और आप जिस चीज को अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं जो आपकी नहीं होती है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियलिटी आ ही जाती है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी चीजें हम देखने के लिए मिलती हैं हमें, चाहे इंडिया में आप देखेंगे बड़े बड़े जो शहर हैं, चाहे दिल्ली हो या कोई और हो, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो लोकल लोग हैं वो तो बड़े सही हैं, लेकिन जो अदर स्टेट से जाते हैं तो अपने आप को उनके जैसा दिखाने के लिए ही, इलाहाबाद की अगर आप बात कर लें तो यहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो इलाहाबाद के लोकल के लोग हैं वो तो बड़े सही हैं, उनको आप देखेंगे तो तहजीब वाली चीजें उनके अंदर, लेकिन जो बाहर से आते हैं यहां पे, उनके साथ में क्या होता है कि वो उनके अंदर एक अलग ही तरीके का सोइनेस या मैनरिज्म स्टार्ट हो जाता है। जब हम लोग नए नए यूनिवर्सिटी में आए तो यहां पर क्या होता था कि जैसे लाइब्रेरी में गए हैं हम लोग पढ़ाई करने के लिए, अब क्या हुआ कि लाइब्रेरी में किताबें देख रहे हैं, उसी समय लड़कियां एक्सक्यूज मी, और मैं आपको बता रहा हूं ईमानदारी से कि उससे मुझे पता भी नहीं होता था कि एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, और उसके बाद आउच, ये सारे वर्ड्स, ठीक है, ये सब हम लोगों को पता ही नहीं थे कभी। और मैं एक मतलब रियलिटी में बता रहा हूं कि आज तक भी ना मैं पढ़ाई वढ़ाई कर लिया हूं, लेकिन फिर भी बहुत रेयरली मैं इन सारे वर्ड्स को बोल पाता हूं। मुझे वैसी इंग्लिश आती है वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये वाली इंग्लिश जहां पे सोइनेस और अफेक्टेशन आ जाए तो वो मुझसे नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। आज भी हम इलाहाबादी जो है भैया कह के बुला लेते हैं, भैया सुन लीजिए, चाहे होटल में गए हो या कहीं पर गए हो तो वो सही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा, कई बार इसी वजह से हम लोगों को समझा जाता है कि ये मतलब इनके कोई कल्चर ही नहीं है, लेस कल्चर्ड है ये। अब जो भी हो भाई, नहीं हो पाता है तो नहीं हो पाता है, ये चीजें हो पा रही हैं तो अच्छी बात है, इसको कर ले रहे हैं ईमानदारी से। अब आगे देखिए, माइन्यूटली कॉपीड द मैनर्स ऑफ डोमेस्टिक अर्बन लाइफ। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बड़े माइन्यूटली, बहुत ही मतलब सूक्ष्म तरीके से कॉपी किया किसको, द मैनर्स ऑफ डोमेस्टिक अर्बन लाइफ। ये याद रखना है, कैसे शहरी जो जीवन था, और शहरी जीवन में भी कौन से जो रिच लोग थे उनके मैनर्स को इस कॉमेडी ने कॉपी किया। ऐसे लोग जहां पर क्या होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एक मतलब बहुत इंटीग्रल पार्ट था कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। और ये ऐसे प्लेस थे कि अब ऑडियंस सेंटर नहीं लिखे गए थे, ये हीरोइन या हीरो सेंटर लिखे गए थे। और यहां पर जो हीरोइन है बड़ी कॉकेटिस, ठीक है, मतलब बातूनी, टॉकेटिव, सब कुछ है वो। तो इस तरीके के प्लेस को यहां पे लिखा जाता है। इमोरलिटी केम इन लिटरेचर। क्या हुआ, इमोरलिटी जो है, अनैतिकता, वो साहित्य में आ गई, बिकॉज सोसाइटी वॉज इमोरल, क्योंकि समाज जो है वही अनैतिक था। रियलिज्म वॉज एवरीथिंग, क्या था, वास्तविकता जो है वो सब कुछ थी। इमेजिनेशन वॉज नथिंग, यानी कल्पना अब बिल्कुल नहीं रह गई थी। जो मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है रेस्टोरेशन एज में, अब आपका माइंड मिल्टन के साथ पैराडाइज को एक्सप्लोर नहीं करेगा, वो आपको सैटन की दुनिया में, हेल में नहीं लेकर के जाएगा। फेरी क्वीन के तरीके से अब आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे चीजों को, या शेक्सपियर की तरीके से आप चले जा रहे हैं ऐसे आइलैंड्स पर जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब आपको सब कुछ रियलिज्म की तरीके से, यानी वास्तविकता को दिखाया जाएगा। अब आगे देखिए, हाँ, ऑस्कर वाइल्ड, ये एक बड़ा नाम है, कहां पर, इज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये क्या होते हैं, ये अपने कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए माना जाता है कि बेस्ट राइटर हैं, और इनका द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है, माना जाता है कि एक बहुत फेमस प्ले है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, अब आप देखिए, डेवलप्ड फ्रॉम न्यू कॉमेडी ऑफ ग्रीक प्लेराइट मेनेंडर। ये नाम हमेशा याद रखिएगा, कहां से इसकी शुरुआत हो रही है, ग्रीक से, और ग्रीक में कौन, मेनेंडर। वहां पे कई सारे प्लेराइट थे, एरिस्टोफेनीस हो गए, मेनेंडर हो गए, ये सारे क्या थे, कॉमेडी के प्लेराइट थे। तो ये हो गए। उसके बाद रोमन प्लेराइट, समझ रहे हैं, ग्रीक के बाद कौन से हैं, रोमन हैं, दो नाम, प्लाउटस एंड टेरेंस। प्लाउटस एंड टेरेंस। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, ग्रीक से। ग्रीक में कौन, मेनेंडर ने इसको शुरुआत के लिखने के लिए। उसके बाद रोमन प्लेराइट कौन कौन से हैं, प्लाउटस एंड टेरेंस। उसके बाद फिर कहां से, फ्रेंच, और फ्रेंच में कौन, मॉलियर। ये इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर ये इंग्लैंड में आती है। कहां पर, इंग्लैंड में 1660, जहां पर दो बड़े नाम हैं, एक तो कौन सा है, विलियम कॉन्ग्रीव, और दूसरे हैं विलियम वाइचरली। इन दोनों प्लेराइट्स ने बहुत बेहतरीन कॉमेडी ऑफ मैनर्स को रिप्रेजेंट किया,
जिसमें द वे ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है कि ऑल टाइम बेस्ट कॉमेडी प्ले है। आइए देखते हैं कि और क्या थी इसकी खास बातें। प्लाउटस एंड टेरेंस एंड फ्रेंच प्लेराइट मॉलियर विद मोर इंटीमेटली एंड सब्सटेंशियली डेवलप्ड इट। अब आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स आर, क्या क्या है देखिए। इट इज रिच विथ विट एंड सटायर एंड गिव्स द इमेज ऑफ द टाइम, यानी कि क्या है, ये सटायरिक है, व्यंग्य की तरीके से है, और कैसे, रिच विद विट, और बहुत सारा माइंड को इस्तेमाल करके इसको लिखा जाता है। और दूसरा यहां पे देखिए, द हीरोइन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग देन द हीरो। क्या होता है कि जो हीरोइन है वो हीरो से ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। कहां पर, इन द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। अगला देखिए, बोथ हीरो एंड हीरोइन, हीरो और हीरोइन दोनों आर वेल ड्रेस्ड, बढ़िया से वेल ड्रेस्ड हैं, सेल्फ पॉजेस्ड ये भी हैं, एंड विटी और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, हाजिर जवाब भी हैं। आगे देखते हैं क्या है, द मैनर्स विच द कॉमेडी ऑफ मैनर्स सोज वर नॉट द मैनर्स ऑफ ऑल द क्लासेस। याद रखिएगा ये क्या है कि ये ऐसे मैनर्स नहीं है जो कहां पर के ऑल द क्लासेस, यानी कि ये प्रोलेटेरियन, इसका मतलब क्या होता है, सर्वहारा ग्रुप, या आप कह सकते हैं मिडिल क्लास, इनकी बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि ये बात किसको लेकर कर रहे थे, ऑफ रेस्टोरेशन सोसाइटी। दे वर रादर द मैनर्स ऑफ द अपर क्लास ओनली। क्या होता है कि उनके मैनर्स थे जो किसके लिए थे, अपर क्लास के लिए थे। वही अपर क्लास जो सुबह सुबह नाली के लिए, मतलब शहर में आप देखेंगे तो लड़ाई करने की कोई वजह ही नहीं है, गाड़ी पार्किंग को लेकर के झगड़ा हो गई है। हमारे यहाँ प्रोफेसर साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा आप लोगों का, वो वहां क्या करते थे कि उनके घर के सामने अगर कोई गाड़ी लगा देता था तो अंदर से अपनी गाड़ी निकाल करके जानबूझ करके लाके बाहर खड़ा कर देते थे, ताकि उनके घर के सामने कोई गाड़ी न लगा पाए। गाड़ी को लेकर के लड़ाई, कूड़े को फेंकने को लेकर के लड़ाई, नाली को लेकर के लड़ाई। गांव में तो गजब लड़ाई होती है, वहां पे क्या होता है कि मतलब मेड़ कट गई, उसके बाद उसी में चल जाता है कट्टा, लड़ाई और सब कुछ सिर फोड़ लिया जाता है। लेकिन यहां पर अलग लेवल की लड़ाई है, मतलब बड़े लोगों के पास लड़ाई करने कोई जरिया ही नहीं है, छोटे मोटे बातों की लड़ाई लेकर के, वो पार्किंग नहीं लगाने देंगे, साइकिल नहीं खड़ी करने देंगे, ये सब बात। उसके बाद भी सीसीटीवी लगा के बैठे हुए हैं। और यहां पर आप यहाँ के जो मतलब लोकल लोग हैं उनके साथ बड़ा एक तगड़ा इशू है। अब इशू क्या है, वो इशू ये होता है कि ये बेचारे जो है बस बैठ के गिनते कि एक फ्लोर और ऊपर बन जाए और किराया और आए। दूसरे शहर के लड़के, गांव से, ग्रामीणांचल से लोग आते हैं, पढ़ करके बड़ी बड़ी नौकरियों में पीसीएस आईएएस बन करके चले जाते हैं, और यहाँ के बच्चे बेचारे बस वही गिन रहे हैं, एक फ्लोर और बने ऊपर, इसे मस्त हैं, खा खा करके मोटे हो गए हैं। अभी आप जाइए देखिए, जो बड़े बड़े यहाँ पे कॉन्वेंट के कॉलेजेस हैं, वहाँ पर सेंट मैरीज हो गया, ठीक है, ये और इधर जो है सेंट जोसेफ हो गया, पतंजलि हो गया, होली ट्रिनिटी चर्च, सबके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनोवा एक एक बच्चों को छोड़ने के लिए आ रही है, और बच्चा मोटा एकदम, नौकर उसका बैग लेकर के चल रहा है। अब आप समझिए कि ऐसे बच्चे, ये युवा हैं हमारे देश के, इनके ऊपर हमारे जो है भविष्य टिका हुआ है। क्या भविष्य होगा फिलहाल। अब वो दौर गया, एक दौर था शिलाल शुक्ल जैसे राइटर्स का, जो राग दरबारी, इतनी फेमस उपन्यास है। कभी भी आपको मौका, अगर आपने लाइफ में अपने राग दरबारी नहीं पढ़ा, मैं हमेशा इसको जब भी पढ़ाता हूं तो मैं लोगों को सलाह देता हूं कि अगर आपने राग दरबारी नहीं पढ़ी शिलाल शुक्ल की, तो आपने लाइफ में पढ़ाई की ही नहीं, इतना जान लीजिए। आप पढ़ाई ही नहीं किए हुए हैं, आप अपने समाज को जानते ही नहीं हैं अगर आपने इस किताब को नहीं पढ़ा हुआ है तो। दूसरी एक और किताब है कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर की किताब। ये सब ऐसी किताबें हैं कि आपको मतलब आप समझेंगे जिंदगी को क्या होती है, और अगर आप इन किताबों को पढ़ गए तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा मतलब चैलेंज है, ये मतलब आप कुछ भी करेंगे वो हो जाएगा, बस आप इन किताबों को पढ़ लीजिए। फिलहाल आइए, रेस्टोरेशन सोसाइटी, दे वर रादर द मैनर्स ऑफ द अपर क्लास ओनली। अब आगे देखिए, दिस जानरा, ये जो वर्ड है इसको प्रोनाउंसिएट करना हम लोगों को प्रोफेसर इलाज शर्मा साहब ने सिखाया। पहले हम लोग इसको जेनर पढ़ते थे, भाई क्या करें, इसे आते थे बैकग्राउंड से, जिसे तो जेनर पढ़ाया गया। लेकिन यहां पर आने के बाद इसको बताया गया कि आप इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो क्या है ये, या तो इसको आप जानरा कह सकते हैं, या आप सिर्फ इसको जार कहेंगे।
जानरा या जार, जेनर नहीं कहेंगे पक्का। उन्होंने हमको बताया और हम आप लोगों को बता रहे हैं, तो आप इसको सीख लीजिएगा। अब आज से जानरा कहिएगा या जानर कहिएगा, जेनर नहीं कहिएगा। बहुत सारी लोग सिलेक्ट होने के बाद स्पेलिंग की गलती करते हैं, ये बिल्कुल गलतियां सही नहीं है। जब भी आप इंग्लिश को लिखें तो आप इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से लिखें। सही प्रोनाउंसिएशन का होना, सही जो है स्पेलिंग का होना बहुत जरूरी है। इवन मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन क्या करूं, सीख रहा हूं। कॉन्वेंट स्कूलों में हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग ऐसे स्कूलों में पढ़े जहां पे सिखाने गया। और सबसे बेहतरीन तरीका प्रोनाउंसिएशन को आपके सही करने का होता है AIR न्यूज। कौन सा? AIR न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज। इंग्लिश में सुनिए, खास करके वर्षा विलियम जब सुनाए तब, और आपके देखिए प्रोनाउंसिएशन कितनी सही हो जाती है। जरूर ये सब काम कीजिए। अब आगे देखते हैं। दिस genre is characterized by realism, art, social analysis and satire. These comedies held a mirror to the finer society. एक दर्पण की तरीके से काम किया। आईना दिखा रहे हैं तुमको, देख लो कि तुम हो कैसे। कहने के लिए तो तुम अमीर हो गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कंपैशन, पिटी, मर्सी, ये सब चीजें है ही नहीं। वो एक मैडम जी आए, मतलब वो फोन करके बताया, हेलो सर मैं छाता लाना भूल गई आज, ये हो गया। प्रोफेसर SK शर्मा सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के बहुत फेमस प्रोफेसर हैं। वो हम लोग को हमेशा सिखाते थे कि ये जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मोटी मोटी दीवारें हैं। अब नॉर्मल घर का बच्चा आएगा तो उसे क्या लगेगा कि बड़ी अच्छी दीवारें हैं, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल फील नहीं हो रही है। लेकिन वहीं अगर कोई रिच घर का बच्चा आ रहा है, उसके लिए तो AC चाहिए भाई। तो अगर आप जॉब में आ भी जाते हैं तो आप जा करके गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो हाल है वहां पर आप कैसे, ठीक है, उसके साथ कैसे मैनेज कर पाएंगे। इसलिए हमेशा इन सब, इसी यहां पे आप देखेंगे कि कॉन्वेंट जो कॉलेजेस हैं वहां पर रिच घरों की क्या लोग वहां पर पढ़ाते हैं, चाहे महिला हो या औरत, सॉरी महिलाएं हो या जो है पुरुष हो। और आप देखें गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सर्व कर रहे हैं वो ज्यादातर के लोअर मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के बच्चे वहां पे सर्व कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस को तो बहुत बुरी तरीके से बदनाम किया जाता है, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट के सही एक्सपर्ट हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो है कॉन्वेंट, वहां पर बस इस आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाय यहां तक सीमित करा दिया जाता है। उसके बाद आप बढ़िया सा ट्यूशन लगाते हैं, वहां पर भी पे करते हैं इतना पैसा। सरकारी स्कूल का बच्चा 500 रुपए फीस देकर के साल भर की अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन में भाग लेता है और उसको क्वालिफाई भी करता है। इसलिए ये जो है, जो ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं वो हमसे भी जुड़ी हुई हैं। अब आगे देखिए, These comedies are the true pictures of the noble society of the age. अब आगे देखिए, one feature of the restoration comedy which has been often criticized and almost as often defended is its immorality. क्या है कि यहां पर इन प्लेस में इमोरलिटी को बहुत दिखाया गया, अनैतिकता को। हीरोइन क्या कर रही है, उसे कई सारे अफेयर हैं, हर जगह इमोरलिटी को दिखाया जा रहा है, और ये चीजें हमेशा से क्रिटिसाइज की गई। अब आगे देखिए क्या है, मोस्ट कॉमेडी राइटर्स लाइक द प्रेजेंटेशन ऑफ सीन्स एंड एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल र्यूडनेस। ये भी एक मिराबल मिलामेंट कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी, तो ये भी चीजें वहां पर दी। आगे देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट्रेसेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक रेनेसांस टाइम में क्या होता था कि वहां पर प्लेज में क्या होता था कि जो गर्ल्स हैं उनका रोल, छोटे जो बच्चे थे वो उनका किरदार निभाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहली बार ऐसा हो रहा था कि महिलाएं स्वयं स्टेज पर आई थी एक्टिंग करने के लिए। और आगे देखिए, लोअर द मोरालिटी लेवल, और इसी वजह से नैतिकता का जो स्तर है उसका पतन हो गया। क्या कर सकते हैं भाई, These actresses were mostly women of easy virtue। और ये जो एक्ट्रेस थी वो क्या थी, वैसी औरतें थी ऑफ इजी वर्च्यू, मतलब इनका जो वर्च्यू है वो इजी, आप समझ सकते हैं कि क्या है इसका मतलब। अब आगे देखिए, द डायलॉग ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज विटी, ठीक है, पॉलिश्ड एंड क्रिस्प, ऐसे होते थे। द वे ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि माना जाता है कि ये एक बेस्ट प्ले है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अब आगे देखिए, मास्टर एंड मास्टर पीसेस ऑफ दिस जॉनरा आर, देखिए कौन कौन से हैं। पहले हैं सर जॉर्ज एथरीज। सर जॉर्ज
एथरीज। और उनकी कॉमेडीज कौन कौन सी हैं? लव इन अ टब, और इसका सब टाइटल क्या है? ये क्या है सब टाइटल? द कॉमिकल रेवेंज, 1664 में ये आती है। शी वुड इफ शी कुड, 1668 में। और क्या है अगला? द मैन ऑफ मूड, या इसका सब टाइटल है सर फॉपलिंग फ्लटर, 1676 में। अब अगले राइटर जो कि बेस्ट राइटर हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के, इनके बारे में देखिए। विलियम कॉन्ग्रीव, बेस्ट राइटर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब आगे देखिए, द ओल्ड बैचलर, 1693। और दूसरा है द डबल डीलर, 1693 to 94। लव फॉर लव, 1695 में आई। और ये सबसे फेमस द वे ऑफ द वर्ल्ड, 1700 में आती है। द वे ऑफ द वर्ल्ड। अगले राइटर हैं विलियम वाइचरली, और क्या है इनका? लव इन अ वुड, या सेंट जेम्स पार्क इसका सब टाइटल है। अगला है द कंट्री वाइफ, 1675 में। आगे है द प्लेन डीलर, 1676 में। जॉन ड्राइडन भी हैं, इन्होंने भी क्या लिखा है? द वाइल्ड गैलेंट, 1663 में। द राइवल लेडी, 1664। ठीक है, ये सारी क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं, जो रिस्टोरेशन एज में आती हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है हेरोइक ट्रेजेडी या हेरोइक प्ले। हेरोइक ट्रेजेडी या हेरोइक प्ले। और हेरोइक पोयम किसको कहते हैं? हम एपिक को कहते हैं। हेरोइक पोयम जो होती है वो क्या बोलते हैं उसको? हम एपिक को। आप अगर एमएच अब्रम्स में एपिक की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि एन एपिक और हेरोइक पोयम, और हेरोइक पोयम की तरीके से हेरोइक प्ले आया। और हेरोइक प्ले में ही अगर एक कैटास्ट्रोफिक एंड हो रहा है, कैटास्ट्रोफिक का मतलब इसका एंड अगर ट्रेजेडी में हो रहा है, तो इसी प्ले को हमने क्या कहा? हेरोइक ट्रेजेडी। हेरोइक ट्रेजेडी। जॉन ड्राइडन ने ऐसे प्लेस को लिखने की शुरुआत की, और उन्होंने लिखने की शुरुआत करने के साथ साथ ही कई सारे पैरामीटर्स भी सेट किए कि जो कि हेरोइक ट्रेजेडी में होने चाहिए। अब आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। देखिए, द टर्म हेरोइक ड्रामा was invented by Dryden for his play, कौन सा? The Conquest of Granada। क्या नाम है इस प्ले का? The Conquest of Granada। Dryden argued, Dryden का क्या कहना था? That the drama was a species of epic poetry। कि ड्रामा क्या है? वो एक स्पेसीज है किसका? एपिक पोइट्री का। इसीलिए एरिस्टोटल साहब क्या करते थे? वो एपिक को भी कंसिडर करते थे उतना ही जितना कि प्ले को। तो इसलिए उन्होंने बताया कि जो ड्रामा है वो किसका है? एक ही मतलब प्रकार है एपिक का, फॉर द स्टेज। कहां पर? स्टेज के लिए, यानी मंच के लिए जो हेरोइक ड्रामा है या ड्रामा है, वही रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए एपिक की बातें हैं। अब आगे देखिए, इट वॉज प्रोड्यूस्ड अंडर फ्रेंच इन्फ्लुएंस, फ्रांसीसी प्रभाव के कारण जो है इसको प्रोड्यूस किया गया। ड्राइडन हैड फॉर्म्ड सम रूल्स फॉर द प्ले, उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ पैरामीटर्स। आइए देखें उनके बारे में बात करते हैं। द प्ले शुड बी कंपोज्ड इन हेरोइक कपलेट्स, यानी जो नाटक है उसको हेरोइक कपलेट में कंपोज किया जाना है। हेरोइक कपलेट क्या होता है? क्लोज्ड कपलेट्स इन आयाम्बिक पेंटामीटर। कई बार मैं इसके बारे में बात भी कर चुका हूं आपसे, आज मैं आपको समझा दूंगा कि क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू। अब आगे देखिए, द थीम और सब्जेक्ट मैटर, यानी जो थीम है या जो सब्जेक्ट मैटर है ऑफ द प्ले शुड बी रिलेटेड टू नेशनल फाउंडेशन। यानी कि क्या है कि ये जो थीम है इसका कोई ट्रिवियल थीम आप नहीं चुनेंगे। ऐसे प्लेस को लिखने के लिए आपका जो थीम होगा वो क्या होगा? नेशनल फाउंडेशंस, किसी राष्ट्रीय फाउंडेशन को लेकर के, माइथोलॉजिकल इवेंट्स, एंड लव एंड ऑनर, लव एंड ऑनर। और यहां पर हीरो की सबसे बड़ी खासियत यही है, इस टाइप के प्लेस में हीरो जो है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। किसमें रहता है? एक कॉन्फ्लिक्ट में, कि वेदर ही शुड परस्यू हिज नेशन और हिज लव, यानी कि उसे अपने देश को बचाना चाहिए या अपने प्यार को बचाना चाहिए। बार बार ऐसा ही होता है। क्या होता है कि हीरो जो है उसी कॉन्फ्लिक्ट में, उसी डिलेमा में, कि जैसे उसे याद आती है मुझे अपने राष्ट्र को बचाना है उस पर हमले से, लेकिन तभी उसका प्यार उसके आड़े आ जाता है और इसी कॉन्फ्लिक्ट में फाइनली उसकी डेथ हो
जाती है। बहुत फेमस प्ले ऑल फॉर लव लिखा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा, जो कि शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा का आप कह सकते हैं कि वो वहीं से ही इंस्पायर्ड है। तो आगे देखते हैं, The hero of the play should be powerful and dominating like Achilles। ये तो हालांकि हर ट्रेजेडी को लेकर के बातें हैं कि क्या कहा गया था कि heaven also blazes forth on the death of princess। ये हमेशा बात याद रखिएगा कि जो ट्रेजेडी है उसके हीरो को हमेशा राजकुमार, राजा, मिलिट्री कमांडर ऐसा ही क्यों बनाया गया? तो उसको लेकर के स्टेटमेंट है कि heaven also blazes forth on the death of princess and the death of a beggar it passes unnoticed। क्या होता है कि heaven यानी कि स्वर्ग, आसमान खुद क्या करता है, रोता है अगर किसी राजा की मौत होती है या किसी राजकुमार की मौत होती है। वहीं पर सड़क पे अगर किसी भिखारी की मौत हुई है तो उसे चलने वाले लोग भी, पासर्स अननोटिस्ड, जो सड़क पर चल रहे हैं लोग, वो भी उसको नोटिस नहीं करते हैं। इसीलिए ट्रेजेडी के जो हीरोज हैं इनको हमेशा किसी रिच इंसान को दिखाया गया, और यह दिखाया गया कि जब ये राजा, राजकुमार, मिलिट्री कमांडर इसके साथ बुरा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो तुम कहां के बने हो भाई? तुम्हारे साथ तो बुरा होगा ही। हालांकि इस कॉन्सेप्शन को आगे चल करके मॉडर्न एज में तोड़ा जाता है। वहां पर आर्थर मिलर जैसे राइटर्स आए जिन्होंने डेथ ऑफ अ सेल्समैन, समझ रहे हैं, सेल्समैन जैसे जो है लोगों के ऊपर भी क्या किया, ट्रेजेडी को लिखा कि नहीं ये भी एक सिंबल हो सकते हैं ट्रेजेडी का। आगे मॉडर्न एज में बताया जाएगा इनके बारे में। अब आगे देखिए, डोमिनेटिंग लाइक अकिलीस, समझ रहे हैं। तो ये है किसको लेकर के, हेरोइक ट्रेजेडी को लेकर के बातें। तो उसमें क्या था, सबसे पहले हेरोइक कपलेट था। तो हेरोइक कपलेट में आपको समझा देता हूं आज क्या होता है। इट इज अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइंस इन आयाम्बिक पेंटामीटर। ये क्या है, एक पेयर है इसका राइम्ड लाइंस इन आयाम्बिक पेंटामीटर। दिस फॉर्म ऑफ पोएट्री वाज पॉपुलराइज्ड एंड हाईली डेवलप्ड बाय द नियोक्लासिकल पोएट्स, स्पेशली अलेक्जेंडर पोप। यानी कि इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि इसकी शुरुआत किसने की थी, चौसर ने। और कहां पर, अपनी पोयम द लीजेंड ऑफ द गुड विमेन में, वहां पे इसकी शुरुआत की थी। अब रेस्टोरेशन एज में इसको फिर से लिखने की शुरुआत की जा रही है। दो लोग हैं, एक तो कौन, ड्राइडन, दूसरे हैं अलेक्जेंडर पोप। ड्राइडन ने इसकी शुरुआत की, लेकिन अलेक्जेंडर पोप ने इसको क्या किया, पीक पर पहुंचाया। क्या किया, पीक पर पहुंचाते हैं वो। अब आगे देखिए, पोप polished and perfected it. He used it in all significant poems: Rape of the Lock, The Dunciad, Essay on Man, and Essay on Criticism. Chaucer was the first literary figure to compose verse using heroic couplets. इसके बारे में आपको बता चुका हूं। In the hands of Pope, heroic couplet acquired a perfection which left Dryden far behind. इसने क्या किया, ड्राइडन को बहुत पीछे छोड़ दिया। और पोप के जो कपलेट्स हैं उनको हम क्लोज्ड कपलेट भी बोलते हैं। कारण क्या है कि वहां पर ऐसे में क्या हो रहा है कि उनकी मीनिंग जो है कंप्लीट हो जाती है दोनों में, मतलब दोनों लाइन में जो है मीनिंग वो कंप्लीट हो जाती है। मैं आपके सामने एक लाइन लिख रहा हूं और इसी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि हेरोइक कपलेट क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, ये स्पेस है, यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये लाइन एब्सलम एंड एकिटोफिल की है। देखिए, पहला वर्ड है ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर अलाइड एंड थिन पार्टीशन do their bounds divide। अब देखिए, पहली बात तो मैंने आपसे बताया है कि राइम्ड लाइंस होती हैं। तो राइम्ड आप देख सकते हैं, अलाइड से डिवाइड राइम कर रहा है, अलाइड से डिवाइड राइम कर रहा है। और मैंने आपसे बताया कि कैसे आयाम्बिक पेंटामीटर की लाइनें, आयाम्बिक के बारे में भी मैंने आपसे बात कर ली है कि आयाम्बिक क्या होता है, एक ऐसा फूड जहां पर पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। अब आप देखिए, इसको डिवाइड कर सकते हैं। ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस, यहां पर दो सिलेबल हैं, आप बोलिए मैडनेस, आपकी आवाज एक बार टूट जाएगी। मैडनेस नियर
अ लाइट, यहां पर हो गया, और उसके बाद एंड थिन पार्टीशन, यहां पे कितने हो जाएंगे 3, डू देयर बाउंड्स डिवाइड। अब गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए सिलेबल, 10 सिलेबल। पेंटामीटर में कितना मैंने आपको बताया है, पेंटामीटर में 10 सिलेबल होते हैं। 10 सिलेबल इधर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिलेबल ऊपर 10 सिलेबल नीचे, पेंटामीटर, ठीक है, क्या हो गया 10 और 10, ये हो गया आपका हेरोइक कपलेट। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अनस्ट्रेस्ड देखिए, यहां पे आप देखेंगे तो आप ऐसे पढ़ेंगे इसको, ग्रेट पढ़ेंगे तो आप ग्रेट, उसके बाद विट्स, स्ट्रेस आर, ठीक है, आर, श्योर, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद मैड, बोलिए से आपकी आवाज अपने आप तेज हो जाएगी, मैड, फिर नेस, इसी तरीके से आगे ये बढ़ता जाता है। उसी तरीके से अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, इसी तरीके से आगे कंटिन्यू हम करते जाते हैं। तो इसको हम हेरोइक कपलेट कहते हैं। हालांकि जब मैं मीटर पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से मीटर पढ़ाया जाता है, तो वहां पर मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा, आयाम्बिक, ट्रोकेइक, एनापेस्टिक, डेक्टाइलिक, उसके बाद इधर भी जितने हैं मोनोमीटर, डायमीटर, टेट्रामीटर, ट्राईमीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर, जितना भी है मैं आपको सब क्लियर करा दूंगा। एम्फीब्राच भी एक नया फूट आया हुआ है, उसके बारे में भी बताएंगे। अब आगे देखिए, राइटर्स, प्ले राइट और किसके, हेरोइक ट्रेजेडी के। आइए देखते हैं इनके बारे में कौन कौन से हैं। सबसे पहला नाम है जॉन ड्राइडन का, यही सबसे बड़े प्ले राइट हैं हेरोइक ट्रेजेडी के, और हेरोइक ट्रेजेडी इन्होंने इन्वेंट भी किया, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा से, तो बेसिकली यही होंगे ही। ही वॉज अ पोएट एंड प्ले राइट, he is known as the representative of restoration period या एज, इसीलिए इस एज का नाम एज ऑफ ड्राइडन भी पड़ता है। सैमुअल जॉनसन कंसिडर्ड हिम क्या, द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, हमेशा याद रखिएगा, द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन है, जॉन ड्राइडन, और फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कौन है, वो है एरिस्टोटल। वो कौन है, एरिस्टोटल। वेस्टर्न के हिसाब से हम मानते हैं, लेकिन ईस्टर्न यानी इंडियन के हिसाब से हमारे यहाँ हम लोग भरत मुनि को मानते हैं। कौन है, भरत मुनि, जिनका फेमस वर्क है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, जिसमें उन्होंने रसा थ्योरी वगैरह के बारे में बातें की हैं। तो वो हम लोग इंडिया में मानते हैं कि भरत मुनि वो जो हैं क्या हैं, क्रिटिसिज्म के फादर हैं। अब आगे देखिए बढ़ते हैं। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोजी, ये क्या है, उनका क्रिटिसिज्म का वर्क है। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोजी इज हिज क्रिटिकल वर्क वेयर निएंडर रिप्रेजेंट्स ड्राइडन हु डिफेंड्स शेक्सपियर्स ट्रेजिक कॉमेडीज, यानी जो है ड्राइडन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, निएंडर, और निएंडर क्या कर रहे हैं, वो शेक्सपियर के जो ट्रेजिक कॉमेडी है उसको डिफेंड कर रहे हैं, यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस जैसे प्लेस को लिखने पे क्या कर रहे हैं, वो उनको प्रेज कर रहे हैं। हालांकि ऐसे प्लेज अरिस्टोटल के हिसाब से लिखना ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी ड्राइडन उनको डिफेंड कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब आगे देखिए, अदर कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट फॉलोइंग। अब कौन कौन से देखिए, 4 लोग हैं, खाना खाए हैं लोग एक होटल में, और उसके बाद ये टहल रहे हैं। ये इमेजिनरी कैरेक्टर हैं हालांकि, लेकिन ड्राइडन ने 4 लोगों को रखा और चारों लोग ड्रामा, एक एक पर्टिकुलर ड्रामा को उन्होंने ले लिया हुआ है और उसको डिफेंड कर रहे हैं, यानी एक अच्छा खासा ये डिस्कशन है। अब देखिए, यूजेनियस जो है वो बात कर रहा है क्या, इस पे सुपीरियरिटी ऑफ मॉडर्न्स, सुपीरियरिटी ऑफ मॉडर्न्स ओवर द एंशिएंट। यूजेनियस के हिसाब से कि जो प्राचीन काल के राइटर्स है, चाहे वो ग्रीक के हो चाहे रोमन्स के हो, उनसे अच्छे क्या हैं, आज के राइटर हैं, यानी कौन से, मॉडर्न राइटर्स। दूसरा कौन है, क्राइट्स फेवर्स द एंशिएंट्स। अब ये क्या करेगा, ये एंशिएंट्स के फेवर में बोलेगा। सोचिए कितना बेहतरीन दिमाग लगाया हुआ है कि कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, एक उसने ले लिया है, एक इसने ले लिया, और सबको डिफेंड कर रहे हैं अपने आप में। अब देखिए, लिसिडियस, सुपीरियरिटी ऑफ द फ्रेंच ओवर इंग्लिश ड्रामा। लिसिडियस क्या कर रहा है, वो फ्रेंच प्लेस को मान रहा है कि मॉलियर जैसे प्ले राइट यहां से अच्छे थे। अब आगे देखिए, निएंडर, जो कि कौन खुद है, ड्राइडन, ये हैं, ये किसको कर रहे हैं, सपोर्ट्स मॉडर्न ड्रामा। ये क्या कर रहे हैं, मॉडर्न ड्रामा और स्पेशली शेक्सपियर के जो ट्रेजिक कॉमेडीज हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लेस कौन कौन से हैं। द इंडियन क्वीन, द इंडियन क्वीन, यहां पे कोई इंडिया क्वीन के बारे में बातें नहीं है। इंडियन वर्ड बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में भी रेड इंडियंस थे, और उसके बाद जो यहाँ पे साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, जहाँ पे आप मैक्सिको या कोलंबिया, पेरू, चिली, ये सब कंट्रीज हैं, तो वहाँ के लोगों पे इंडियन कहा जाता है। वेस्ट इंडीज अगर आपने नाम सुना हो तो वो सब भी उधर के ही हैं। तो वहाँ पे क्या है, ये कहानी जो है उन्हीं को लेकर के, इंडियन क्वीन, और क्या इन कोलैबोरेशन विद सर रॉबर्ट हॉवर्ड। इस प्ले को इन्होंने लिखा किसके साथ में, सर रॉबर्ट हॉवर्ड, और वो क्या थे, इनके वो थे ब्रदर इन लॉ, इनके साले साहब थे, उनके साथ मिल करके इन्होंने इस प्ले को लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। द इंडियन एम्परर, वो भी कहानी वही की है, मैक्सिको की, और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको बाय स्पेनियर्ड्स, या किसकी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको बाय स्पेनियर्ड्स, 1670 में आया। अल्मंजोर एंड अल्माहाइट और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, ये वही प्ले है जहां से क्या किया गया, हेरोइक ट्रेजेडी की शुरुआत की गई। आगे देखते हैं। ऑल फॉर लव द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ऑल फॉर लव, और इसका सबटाइटल क्या है, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, 1678। अब देखिए इट इज इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में है, ठीक है। यही जो इन्होंने नियम सेट किया हुआ था कि प्ले कैसा लिखा जाएगा, वो ब्लैंक वर्स में लिखा जाएगा, सॉरी हेरोइक कपलेट में लिखा जाएगा। इसका केवल प्रीफेस जो है या प्रोलॉग जो है वो आपका हेरोइक कपलेट में है, बाकी पूरा प्ले ब्लैंक वर्स में है। अब देखिए, but the prologue of this play is in heroic couplet, rest is in blank verse. It is based on the story of Antony and Cleopatra, और कौन से, शेक्सपियर वाले। अगला है टायरेनिक लव और द रॉयल मार्टिर, इसका सबटाइटल है। अगला है कौन सा, औरंगजेब, ये इंडिया के जो मुगलों के जो है और एम्परर थे, उनको लेकर के अ ट्रेजेडी, इसका सबटाइटल है। और लास्ट प्ले इन हेरोइक कपलेट, इनका आखिरी प्ले था जो किसमें लिखा गया है, हेरोइक कपलेट में। अगला है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ये वर्क बार बार घूम रहा है हर जगह, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, यह इसका सबटाइटल है। और ट्रुथ फाउंड टू लेट, 1679 में ये आया। अगले राइटर हैं आफ्रा बेन, ये एक फीमेल राइटर हैं और ये मानी जाती है यूरोप की पहली फीमेल राइटर हैं, पहली फीमेल ड्रामेटिस्ट है, बल्कि आप कहिए राइटर तो नहीं है, पहली फीमेल ड्रामेटिस्ट है। ये स्पाई भी नहीं थी, जासूस भी थी ये। माता हारी अगर आपने नाम सुना हो, पोलो कोएल्हो का नॉवेल भी है, उसी तरीके से ये भी थी। वेल नोन फॉर हर फिक्शन एंड हर करियर एज अ स्पाई, हर सोशल कॉमेडीज वर द डच लवर 1673 एंड द रोअर, ये आया। और देखिए 1677, शी हैज द रेपुटेशन ऑफ बीइंग द फर्स्ट वुमन टू अर्न हर लिविंग बाय राइटिंग फॉर द थिएटर। याद रखिएगा कि पहली ये महिला हैं जो मानी जाती हैं कि ड्रामेटिस्ट हैं यूरोप की। ये थी बातें प्लेस को लेकर के, ड्रामा को लेकर के। अब हम बात करेंगे इस पे पोइट्री को लेकर के। अब देखिए पोइट्री जो आई इस एज में वो लगभग थी, ऑल वर्क्स आर बेसिकली सटायर। कैसे थे ये, सटायर थे। और उसमें सबसे पहला नाम है सैमुअल बटलर का। सैमुअल बटलर बेस्ट नोन फॉर हिज लॉन्ग सटायरिकल पोयम ह्यूडिब्रास, जो कि किसका टाइप है, लो बर्लेस्क का। ये क्या होता है मैं आपको टर्म्स में पढ़ाऊंगा। लो बर्लेस्क का ये टाइप है, ह्यूडिब्रास्टिक पोयम जिसे हम कहते हैं। पहला वॉल्यूम आया 1663 में, दूसरा 1664 में, और उसके बाद 1678 में थर्ड वॉल्यूम आता है। ह्यूडिब्रास इज बेस्ड ऑन सर्वेंटीज डॉन क्विक्सेट, उनके इस जो है वर्क पर ये बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो बहुत फेमस पोयम इस एज की, जिसके बारे में आपसे बार बार बात कर रहा था, वो आ गई है, जिसका नाम है एब्सलम एंड एकिटोफिल। एब्सलम एंड एकिटोफिल 1681 में जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई ये पोयम है। कौन है राइटर इसके, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन, मैंने आपको बताया है कि क्या डील हुई थी। डील ये हुई थी कि क्या करना है कि चार्ल्स सेकंड ने ये टास्क दिया जॉन ड्राइडन को कि आप कोई ऐसा वर्क लिखिए जिसमें हम क्या कर सकें कि यहां पर जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है उसको मैं क्या कर सकूं, एक्सपोज कर सकूं लोगों के सामने। क्योंकि जॉन ड्राइडन एक पोएट लॉरिएट थे, तो उनको एक जिम्मेदारी दी गई और जॉन ड्राइडन लेकर के आते हैं एब्सलम एंड एकिटोफिल। ये क्या है, एक पॉलिटिकल एलिगरी है। क्या है, एक पॉलिटिकल
एलिगरी। समझ रहे हैं एलिगरी क्या होती है, आपको भी क्लियर हो जाएगा आगे, एक वर्क में लेकर के आया हूं आपके लिए। और पॉलिटिकल एलिगरी या इसको हम हिस्टोरिकल एलिगरी भी बोलते हैं। और इसी में एक बहुत फेमस एलिगरी है एनिमल फार्म, जो किसकी है, जॉर्ज ऑरवेल की। जॉर्ज ऑरवेल, समझ रहे हैं, जॉर्ज ऑरवेल जो इंडिया में ही पैदा हुए थे, मोतिहारी बिहार में, यहीं पर पैदा हुए थे जॉर्ज ऑरवेल। उन्होंने इस वर्क को लिखा एनिमल फार्म। ये भी क्या है, एक पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल एलिगरी है। तो आइए देखिए, इट इज अ पॉलिटिकल सटायर एज वेल एज एन एलिगरी, कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग इन द बुक। याद रखने के लिए चीज है ये, क्या है देखिए, बिब्लिकल। अब यहां पे जॉन ड्राइडन सीधे डायरेक्ट कोई बात किसी को कह नहीं सकते हैं कि भाई हाँ ये सही है, ये सही है, ठीक है, या ये खराब है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बाइबल की एक कहानी का सहारा लिया। समझ रहे हैं, बाइबल की एक कहानी को ले आते हैं वो, और वहां पर वो वहां के लोगों के जरिए आज की जो मॉडर्न की जो पॉलिटिक्स थी उसको वो सटायराइज या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब देखिए उन्होंने नाम क्या चुना, बिब्लिकल में नाम है जो डेविड, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोयम में, चार्ल्स सेकंड को। यानी आपको पोयम में क्या मिलेगा, डेविड का नाम मिलेगा। और बड़े जो है हंसमुख तरीके से जब चार्ल्स सेकंड ने इस पोयम को पढ़ा तो खुद भी हंसे बिना नहीं रुक सके। उसमें बातें करते हैं चार्ल्स सेकंड, सॉरी जॉन ड्राइडन, कि लॉन्ग अगो देयर वाज अ टाइम व्हेन पॉलीगमी वाज नॉट अ सिन। यानी क्या है, बहुत सारी शादियां करना एक अपराध नहीं था, पाप नहीं था। यानी वो चार्ल्स सेकंड की खुद की मजे ले रहे हैं कि एक तो उनकी वाइफ हैं, दूसरा लूसी वाल्टर हैं उनकी मिस्ट्रेस, जिससे उनको बेटा हुआ कौन, ड्यूक ऑफ मनमथ है। अब देखिए डेविड है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ल्स सेकंड को। उसके बाद आते हैं कौन, एब्सलम। अगला जो नाम है एब्सलम, और एकिटोफिल जो नाम ही है। तो एब्सलम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्यूक ऑफ मनमथ को। एकिटोफिल किसको, अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी को। कोरा, याद है ये नाम, टाइटस ओट्स का, पोपिस प्लॉट वाला, ये है कौन, टाइटस ओट्स। अब आगे देखिए, इजिप्ट जो कंट्री है, इजिप्ट जो देश है, क्योंकि डेविड कहां के राजा हैं, इजिप्ट के हैं। और सॉरी डेविड जो है वो कहां के राजा हैं, वो हैं इजराइल के हैं। तो इजिप्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रांस को। अब यहां पे देखिए एथनिक प्लॉट मतलब क्या है, पोपिस प्लॉट। इजराइल जो है वो क्या है, वो इंग्लैंड है। और इंग्लैंड और फ्रांस के रिश्ते हमेशा खराब रहते हैं, इधर इजिप्ट और इजराइल के। मिस्र और गाजा में हमेशा लड़ाई होती रहती है, आपको पता होगा। उसके बाद जेबूसाइट्स जो हैं वो क्या है, यहाँ पे पोपिस्ट्स हैं। और जेरूसलेम जो है वो है लंदन, यानी जेरूसलेम इजराइल की राजधानी है। तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड की राजधानी क्या होगी, लंदन होगी। अब आगे देखिए जिमरी, ये नाम क्योंकि ड्यूक ऑफ बकिंघम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्राइडेंस इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, ड्राइडेंस इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। और इसलिए मैंने आपको बताया था, मूवी आपको देखना है द थ्री मस्केटियर्स। अगर आपको समझना है इस वर्क को तो आप थ्री मस्केटियर्स मूवी को जरूर देखेंगे। तो इनके ड्यूक ऑफ बकिंघम संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे, इसीलिए वहां पर उन्होंने क्या किया है, जिमरी नाम से इनको भी खूब क्रिटिसाइज किया हुआ है। बल्कि इनके नाम को लेकर लैम्पून भी लिखा है। लैम्पून होता है कैरेक्टर बेस्ड होता है, जिसमें आप कैरेक्टर को लेकर के मजे ली जाती है। तो वहां पर जिमरी का मजाक उड़ाया गया वहां पर। तो अब ये जो कहानी लिखी गई, ये पूरा बिल्कुल टेम्पटेशन के उस पर बेस्ड है, टेम्प्ट किया जा रहा है। यानी कि इसमें दिखाया गया कि एकिटोफिल नाम का बंदा है वो एब्सलम को, अभी आप समझ सकते हैं, अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी किसको, ड्यूक ऑफ मनमथ को। यानी एकिटोफिल क्या कर रहा है, वो एब्सलम को टेम्प्ट करता है, कहता है कि तुम्हारे पिता ने तुमको सब कुछ दिया, लेकिन तुम इस देश के, इजराइल के सच्चे उत्तराधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड है। और अगर तुम, ठीक है, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। एब्सलम मना करता है, वो कहता नहीं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ दिया, जो जो मैंने उनसे मांगा है उन्होंने कभी मुझे किसी बात के लिए मना नहीं किया। क्या फर्क पड़ता है अगर मुझे उन्होंने क्राउन नहीं दिया हुआ है तो। लेकिन फिर एकिटोफिल उसको और टेम्प्ट करता है, कि नहीं, तुम्हें अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा, तुम ही जो है सच्चे शासक हो। हम जो लोग हैं वो हमें तुम्हें, मतलब हम तुम्हें मानते हैं अपना किंग। और उसे ड्रिंक करा करके बहुत से तरीकों से टेम्प्ट किया जाता है। और बाद में एब्सलम अपने पिता डेविड के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसी समय डेविड जो है वो क्या करते हैं, उस विद्रोह को बुरी तरीके से दबा देते हैं। बिल्कुल ये इस पोयम का कंक्लूजन है। बहुत ही चालाकी से पोयम लिखी गई है। क्यों लिखी गई है चालाकी से, यहां पर आप देखिए कि एक बहुत बड़ा कैरेक्टर जेम्स सेकंड गायब है। जेम्स सेकंड जो इसके बाद राजा बनेगा वो बिल्कुल गायब है, जानबूझ करके
ड्राइडेन ने उसका नाम नहीं रखा यहां पर, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर जेम्स सेकंड राजा बन जाता है मेरे इसके बाद, चार्ल्स सेकंड के बाद, तो नौकरी भी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने जेम्स सेकंड के किरदार पर कोई भी चीजें वहां पे नहीं लिखी हुई हैं। और जो भी क्रिटिसिज्म है जेम्स सेकंड का, अगर आप पोयम को पढ़ेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। इसका मतलब क्या होता है कि ये मेरी कही बात नहीं है, ये किसी और की कही हुई बात है। और जो भी जेम्स सेकंड को बुरा भला कहा गया है वो किसके? एब्सलम के हाथों, यानी ड्यूक ऑफ मनमथ के हाथों से, उनको मुंह से उनको बुरा भला कहलवाया गया है। याद रखिएगा, पोयम को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे खुद ही ध्यान से। अब देखिए जॉन ड्राइडेन के अगले वर्क्स पे आते हैं। द मॉडल 1682, मैक फ्लेक्नोई जो कि एक उनकी एपिक है 1682 में आई। द हिंद एंड द पैंथर 1687 में ये बुक आती है। आगे बढ़ते हैं, प्रोज वर्क्स एंड दियर राइटर्स। प्रोज वर्क्स में देखते हैं, सबसे पहले आते हैं जो सबसे बड़ा नाम है वो है जॉन बनियन का। क्या नाम है? जॉन बनियन। ही वॉज अ नॉन कन्फर्मिस्ट। इसका मतलब क्या है कि उस समय जो कॉन्सेप्ट था हाई चर्च और लो चर्च का, तो उसमें जो लोग क्या थे? नॉन कन्फर्मिस्ट थे, यानी ना वो हाई चर्च की तरफ थे ना वो लो चर्च की तरफ थे, तो इसको नॉन कन्फर्मिस्ट कहा गया। अब क्या हुआ है देखिए, एंड आफ्टर द रेस्टोरेशन के बाद द मोनार्क द फ्रीडम ऑफ नॉन कन्फर्मिस्ट वाज रिस्ट्रिक्टेड। इनकी जो आजादी थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एंड जॉन बनियन वाज अरेस्टेड, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड स्पेंट 12 ईयर्स इन जेल, और 12 साल तक जेल में रहते हैं। वेयर ही रॉट एन ऑटोबायोग्राफी, जहां पर वो एक ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं जिसका नाम है ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स एंड क्रिश्चियन एलिगरी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। इसकी जो डेट है वो है 1678, आप आसानी से याद कर सकते हैं इसको। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 पहला वॉल्यूम आया, 1684 में दूसरा वॉल्यूम आता है। इट इज एन एलिगरी ऑफ आइडियाज, ये क्या है? एक एलिगरी ऑफ आइडियाज है। और अगला वर्क है होली वॉर 1682 में आता है ये। नोट अ पर्सन हु एडवोकेटेड द रिलीजियस लिबर्टी, यानी ना हम हाई चर्च के रहेंगे ना हम लो चर्च के रहेंगे, तो ऐसे लोगों को क्या नाम दिया गया था? नॉन कन्फर्मिस्ट, वाज ट्रीटेड एज अ नॉन कन्फर्मिस्ट। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं। कहानी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को ही लेकर के है। बात यह हुई थी कि एलिगरी होती क्या है, तो मैं आपको एलिगरी समझा देता हूं कि क्या होता है। अब यहां पर आप देखिए कि दो कहानी है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। वहां पे क्या होता है कि दो लोग हैं, एक का नाम है क्रिश्चियन और दूसरे का नाम है होपफुल। आप देखेंगे दोनों नाम क्या हैं? पॉजिटिविटी को दिखा रहे हैं। क्रिश्चियन धर्म की बातें, होपफुल विश्वास श्रद्धा, वही बातें हैं। अब ये दो लोग हैं, इनको मिलते हैं एक इवेंजलिस्ट। इवेंजलिस्ट जो होते हैं क्या होते हैं? जो रिलीजन की बात है, धर्म की, वो इनको बताते हैं कि तुम्हें क्या है, तुम्हारे ऊपर सिन का जो लोड है, वेट है, वो भर गया है, मतलब बढ़ गया है। तुम्हें जाना होगा कहां पर? सेलेस्टियल सिटी, एक शहर है, इसका नाम क्या है? सेलेस्टियल सिटी। अब आप समझ सकते हैं सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है? हेवनली। यानी क्रिश्चियन और होपफुल को कहां जाना है? पिलग्रिम पर, तीर्थ यात्रा पर, सेलेस्टियल सिटी में। वो जाते हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं दोनों लोग, जगह कई जगह। एक एंशिएंट में कॉन्सेप्ट होता था वैनिटी फेयर का। वैनिटी फेयर, इसका मतलब क्या है? वैनिटी का मतलब गर्व। आपको ईश्वर के यहां पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना घमंड वहां पे निकाल के जाना पड़ेगा। ईश्वर के सामने आप जाएंगे तो आप तभी श्रद्धा में है सच्ची जो आप लाइन में लगते हैं। नहीं तो पता चला कि हम 500 भैया पहले हमसे लो, हमारा दर्शन करा दो पहले। ये सब नई चीजें होनी चाहिए। अब यहां पे क्या हुआ? क्रिश्चियन और होपफुल निकलते हैं, जाते हैं, वैनिटी फेयर को क्रॉस करते हैं। तभी वो रात हो जाती है, एक जगह पे सो जाते हैं। और सोने के बाद जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं उनके सामने एक राक्षस खड़ा हुआ है, एक डेविल, जिसका नाम क्या है? जाइंट डिस्पेयर। इस राक्षस का नाम है जाइंट डिस्पेयर। और वो राजा कहां का है? डाउटिंग कासल का राजा है। अब आप समझ सकते हैं, देखिए डाउटिंग कासल, और इसकी वाइफ का नाम क्या है? डिफिडेंस। अब आप समझिए कि धर्म जो है और जो उम्मीद है वो जाकर कहां फंस गई है? जाइंट डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब निराशा।
उम्मीद और जो धर्म है वो निराशा के महल में जाकर के फंस गई है। और कौन सा महल? जहां पे डाउटिंग कासल, शक वाला, शंका वाला ईश्वर है कि नहीं है, हम माने कि ना माने, डाउटिंग कासल में वो क्या हो गए हैं, वो पहुंच गए हैं। और उसकी वाइफ का नाम क्या है? डिफिडेंस। इसका मतलब क्या होता है? शंका शीला। महिलाएं वैसे भी स्त्रियां शंका वाली होती हैं, वो हमेशा शक करना उनका काम ही है। अब ये बेचारे वहां फंस गए हैं। जायंट डिस्पेयर इनको पकड़ लेता है और ले जाकर इनको जेल में बंद कर देता है। बहुत यातनाएं देता है इनको, तरह तरह की यातनाएं इनको देता है। इनका निकलना वहां से मुश्किल था। ये लोग एकदम से अपनी जो है उम्मीद छोड़ चुके थे। तभी जो है इनको क्या होता है, एक दिन ये याद आता है उनके पास एक चाबी है। और वो चाबी ऐसी है जैसे सारे दरवाजे जो है, सारे लोहे लॉक्स वो खुल सकते हैं। और वो चाबी क्या नाम होती है उसका? फेद। अगर आपको यकीन है, ईश्वर के ऊपर श्रद्धा है आपकी, तो आप किसी भी जगह को, यानी किसी भी जो है जेल को आप तोड़ सकते हैं। और उस फेद नाम की चाबी को निकालते हैं ये, और लॉक को खोलते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब आप सोचिए यहां पर कि इस वर्क में भी बुराई को खत्म नहीं किया गया। जायंट डिस्पेयर यानी जो होपफुल है और क्रिश्चियन है, वो जायंट डिस्पेयर को मार करके नहीं बढ़ रहे हैं, वो उनसे भाग करके बच रहे हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज देती है ये। आप बुराई को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं इस दुनिया से। बुराई है क्योंकि अच्छाई है, और अच्छाई होने का मतलब क्या है? जब तक अच्छाई रहेगी तब तक बुराई भी रहेगी। ये लड़ाई जो है वो हमेशा के लिए, ये एक जो है एवरलास्टिंग लड़ाई होती है, कभी खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई उस जो है आसमान में भी चल रही है। प्रोफेसर सरजीत मुखर्जी जो है का स्टेटमेंट, ये लड़ाई जो है वो हेवन में भी चल रही है और हमारे हार्ट में भी। हमारा दिल भी क्या होता है, हमेशा अच्छाई और बुराई से हमेशा लड़ता रहता है। अब यहां पर भी क्या हुआ, जायंट डिस्पेयर को वो लोग छोड़ करके भाग जाते, मारते नहीं है। बुराई कभी खत्म नहीं होती, बस आप कॉन्शियसली चैतन्य रूप से अपने आप को बुराई से दूर रख सकते हैं। बाकी इंसान क्या है, वो बुराइयों की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। बाकी आप कॉन्शियसली अपने आप को चाहे तो आप डिटैच कर सकते हैं, बुराई से अच्छाई की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने रिस्टोरेशन एज के लिटरेचर को लेकर के बातें की हुई हैं। अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपसे आगे बात करूंगा अगस्टन एज को लेकर के। ऐसी एज जहां पर जो एज है, उस एज के सबसे फेमस राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप। पहले हम देखेंगे कि शासन में कौन सी तब्दीलियां हो रही हैं, उसके बाद हम फिर लिटरेचर पर आएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों में लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।